नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ में आज हमारी विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर की दूसरी क्लास है। मैंने आपको बताया था कि अभी हम 30 क्लासेस में क्या डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, उत्तराखंड की सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी प्रश्न क्या हैं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो क्या हैं बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो पहला तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, जब ये 30 क्लासेस पूरी होंगी तो उसके बाद मैं तीन चार मैक्सिमम क्लासेस दूंगी, जिसमें 2023 और 24 के जितने भी प्रश्न हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, उनमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनकी क्या करूँगी, एक अलग से क्लासेस आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपको पता चले प्रीवियस में कैसे प्रश्न बनते थे और पिछले 2 सालों से जो प्रश्नों का स्तर है वो कैसा रहा है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि पहले के प्रश्नों में और जो पिछले 2 सालों में प्रश्न बने हैं उनमें क्या अंतर है, क्या समानता है और लेवल किस हिसाब से बढ़ा हुआ है। इनमें भी कुछ प्रश्न हैं जो अभी 2024 या 2023 के प्रश्न पत्रों में पूछे हुए हैं, लेकिन उसकी मैं एक अलग से सेपरेट क्लास भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोशिश करो मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर दे सको। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि 80% से ऊपर, 80 से 90% आपके प्रश्नोत्तर सही होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी क्या है का लेवल अच्छा है। अब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ सारे प्रश्न दे दिए तो आप बिल्कुल तैयार हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अगर इनका उत्तर दे रहे हैं तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी है। मेहनत तो आपको फिर भी जब तक आपका कोई पेपर ना निकले तब तक करते रहनी है। ये एक ज़रिया है आपका रिवीजन कराने का। तो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? यह भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। अब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आज का दूसरा प्रश्न हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी यानी कि सबसे वेस्टर्न साइड में कौन सा जिला है? तो ये है हमारा देहरादून। अब ये प्रश्न इसलिए भी बना क्योंकि लोग देहरादून या हरिद्वार में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए परीक्षा में पूछा हुआ है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब जब मैंने आपको जिला सीरीज पढ़ाया था तब नक्शे में दिखा के एकदम समझाया था प्रॉपर्ली कि सबसे उत्तर में हमारा कौन सा जिला है। उत्तरकाशी है, सबसे दक्षिण में हमारा उधम सिंह नगर है, पश्चिम में देहरादून है और पूरब में हमारा पिथौरागढ़ है। ये मैंने आपको नक्शे में पहले भी बता रखा है। तो यही प्रश्न आपका परीक्षा में सीधे पूछा हुआ है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। आपको चारों दिशाओं के जिले याद रखने हैं। उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूरब में पिथौरागढ़, पश्चिम में देहरादून। तीसरा प्रश्न आज का, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? द्वितीय राजभाषा क्या है हमारी? बहुत बार डिस्कस हो चुका है, यह है संस्कृत। अब पहला जो आज आपका होमवर्क है कि संस्कृत को किस वर्ष द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड की पहली राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सॉरी, यहाँ पे आप महिला लिख लीजिएगा। ये है हमारी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अच्छा, प्रश्न लिखने में थोड़ी गलती हो ही गई है, मैंने पहली महिला नहीं लिखा। तो अब होमवर्क आपका यहाँ पर से है कि मैंने महिला तो बता दिया, आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। ये तो महिला है,
महिला पहला प्रथम कौन सी महिला क्या बनी, कौन सी महिला क्या बनी, ये तो हर परीक्षा में पूछा जाता है। आपको बताने कि उत्तराखंड के पहले हमारे गवर्नर या राज्यपाल कौन थे। आज का 5वां प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो हमारे उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे उनका नाम था अशोक कांत सरन। स्पेशली जो पुलिस की परीक्षाएं होती हैं, भर्ती होती हैं एसआई के पेपर उत्तराखंड पुलिस, तो उसमें पुलिस से रिलेटेड प्रश्न क्या हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज का 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में कह रहा है और एसटी के लिए पूछ रहा है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा है, तो ये 2 सीटें हैं। अब ये मैंने जिला सीरीज़ में भी आपको बताया था कि वो 2 सीटें कौन कौन सी है और किस हिसाब से कितनी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, कितनी अनारक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है। आप मुझे बताएंगे 2 सीटें कहाँ कहाँ की, इनके नाम बताने। ये आपका होमवर्क है। 3 होमवर्क अभी तक आपको मिल चुके हैं। संस्कृत को किस वर्ष द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, पहले राज्यपाल कौन है, और फिर जो उत्तराखंड विधानसभा की 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उन 2 सीटों के नाम बताने के कहाँ कहाँ की सीटें हैं। ठीक है। आज का 7वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब इन 5 सीटों में से आरक्षित सीट भी है, आपको बताना है आरक्षित सीट कौन सी है, कहाँ की है। आरक्षित सीट आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्या है, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है ये सब मैंने आपको पहले जिला सीरीज़ में पढ़ा दिया है, तो आपको अब इसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा। आज का 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। ये थे यशपाल आर्य। याद रखना है, निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये है यशपाल आर्य। आज का 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब ये राष्ट्रपति शासन तो हमारा 2016 में लागू हुआ, लेकिन ये परीक्षा में अभी भी प्रश्न बन रहा है कि राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो राष्ट्रपति शासन हमारा 27 मार्च 2016 को लगा था। आज का 10वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 5, राज्यसभा के लिए 3। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। अब जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक सा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को जो भी नई नई तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए शायद ये नया प्रश्न हो, तो इसीलिए मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन डाले हैं, कुछ टफ क्वेश्चन डाले हैं, ताकि क्या हो, बच्चों का जो मनोबल है वो बरकरार रहे। तो उत्तरांचल, जैसे कि हमारा जब राज्य गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से अलग होकर 11वां हिमालयी राज्य बना था उत्तरांचल। पहले इसका नाम 2000 से 2006 तक क्या था, उत्तरांचल था। फिर 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया। अगला है हमारा, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। अब ये राजकीय खेल बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं। राजकीय खेल हमारा फुटबॉल है,
हमारे उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। आपका होमवर्क कब घोषित किया गया? अब किसी वर्ष तो इसको घोषित किया गया होगा, क्योंकि जब हमारा राज्य बना तब हमारा कोई राजकीय खेल नहीं था। यह बाद में क्या किया गया, सरकार द्वारा घोषित किया गया। राजकीय खेल, राजकीय वाद्य, ये सब क्या है, बाद में हमें मिले। तो किस वर्ष राजकीय खेल फुटबॉल होगा, इसकी घोषणा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? इतने बार रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन, मैंने कितने बार आपको पढ़ा दिया है। अब तो आपको इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य जो है हमारा, वह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ये क्वेश्चन परीक्षा में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। आज का 14वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिया उसने। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी पूछ लिया और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी पूछ लिया। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चमोली है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा चंपावत है। अब आप मुझे बताएंगे चमोली का क्षेत्रफल कितना है और चंपावत का क्षेत्रफल कितना है। आज का 15वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदौली किस क्षेत्र को कहा जाता है? यह सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। अब किसी क्षेत्र को कुछ कहा जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ऐसे ही तो कोई आंख बंद करके कुमाऊं का बारदौली सल्ट क्षेत्र को नहीं कह देगा। तो आपका होमवर्क यहाँ पे क्या बनता है कि सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली क्यों कहते हैं? जब ढूंढोगे उत्तर, जब मेहनत करोगे तभी पेपर निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे कि कोई वीडियो आ गया यूट्यूब पे, आपने उसको देख लिया, एक नज़र देख लिया और कुछ मेहनत नहीं करी, इस तरीके से तो आपका पेपर क्रैक नहीं होने वाला। होमवर्क करोगे आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे आपको फ्रूटफुल नहीं लगता है कि ये किसी काम का है तो आप नहीं करें। कोई मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कि बंदिशें नहीं है कि आपको करना ही करना है। लेकिन अगर आप करोगे, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला अगर आपको कुछ कार्य दे रहा है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। आप ये क्या करोगे, बुक्स में ढूंढोगे या गूगल करोगे या यूट्यूब में और क्लासेस देखोगे, तो उस एक, मैंने आपको होमवर्क में तो एक ही चीज़ दी कि कुमाऊं का बारदौली क्यों कहते हैं, लेकिन हो सकता है उससे बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पॉइंट्स भी क्या हों आपको पता चले। तो सर्च करके, ढूंढ के, खोज की क्या होती है, बहुत नई चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए जो हमारे पहले वैज्ञानिक हुआ करते थे या जो अभी भी हैं, वो क्या करते हैं, जो रिसर्च करते तो वो रिसर्च अक्सर किसी और चीज़ की करते हैं, लेकिन रिसर्च करते करते उनको क्या है, बहुत सारी अलग नई चीज़ों का भी पता चलता है। तो बस यही मकसद रहता है कि आप इसको ढूंढें या होमवर्क करें। आज का 16वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, वह किस नदी के तट पर है? अब जिसने क्लास पहली देखी है, यानी कि कल का वीडियो देखा है, कल की वीडियो में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है और किस जिले पर है, और वो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अब आज देखो एक और परीक्षा में जो प्रश्न बना है वो किस तरीके से पूछा गया है कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में, तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये है हमारा मालिनी नदी के तट पर। एक ही प्रश्न से कितनी चीज़ें पता लगी। कर्णवाश्रम पौड़ी में है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में करी थी, पौड़ी में कहाँ करी थी, कर्णवाश्रम में करी थी। मालिनी नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध आश्रम है, कर्णवाश्रम है। तो इस तरीके से क्या है, घूम फिर के प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न,
प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित लाखों उडियार स्थित है। तो जो गुफा शैल चित्र लाखों उडियार से हमें मिले, ये क्या कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। अब आपको इसका होमवर्क है कि यह शैल चित्र हमें कब मिले। अब कभी ना कभी तो किसी ने देखा होगा, किसी ने खोज करी होगी, क्योंकि ये शैल चित्र तो बहुत पहले से थे, लेकिन किसी ने क्या करा होगा, गौर किया होगा, नोटिस किया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ कोई साधारण सी तो लग नहीं रही। तो आप बताएंगे कि कब मिले या कब जो लाखों उडियार के शैल चित्र थे वो सबके सामने आए। अगला प्रश्न हमारा, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन था। सरला बहन का मूल नाम ये क्या थी? महात्मा गांधी जी की एक शिष्य थी। इनका कौसानी में एक आश्रम है। अब वो आश्रम मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे बताएंगे कि सरला बहन ने कौन से आश्रम की स्थापना करी थी, क्योंकि वो भी क्या है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। आज का 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? अब बेगार आंदोलन कहें या पूरा लिखा जाए तो यह कुली बेगार आंदोलन है, ठीक है। कहीं कहीं पर बेगार, पेपर में जो प्रश्न बना है वो इसी प्रकार से बना है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ। ये क्या है? कुली बेगार आंदोलन है। यह कब शुरू हुआ था? ये 13-14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर क्या हुआ था? आरंभ हुआ था 1921 में। और कहाँ से आरंभ हुआ था? बागेश्वर से आरंभ हुआ था। अब ये भी बताया था आपको कि कुली बेगार आंदोलन में क्या हुआ था। तो आपका होमवर्क, कुली बेगार आंदोलन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे होमवर्क लिखा है उसको प्लीज़ आप क्या करें, करने की कोशिश करें। आप ही का रिवीजन होगा, आप ही की क्या होगी, जो जनरल नॉलेज है या सामान्य ज्ञान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक अगला प्रश्न, वो भी अल्मोड़ा के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहला था अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। उसी कड़ी में देखेंगे तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी। ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अल्मोड़ा कांग्रेस पूछेगा तो 1912 और अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना पूछेगा तो 1914 में हुई। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी थी? यह करी थी जून 1929 में क्या करी थी? महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले करी थी। आज का 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो शक्ति समाचार पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन 15 सितंबर 1918 को आरंभ हुआ था। अगला हमारा 24वां प्रश्न, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? ये तो अब सबको याद ही हो चुका होगा आराम से। तो जो हमारे कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो माना जाता है कालू मेहरा जी को। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। यह कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। अब इससे आपको 1-2 होमवर्क मिलेंगे। पहला, रवाई कांड किस लिए हुआ? किस लिए हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। दूसरा, तिलाड़ी में तो लिख दिया, ये तिलाड़ी किस जनपद में है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट। तिलाड़ी में परीक्षा में तो प्रश्न बन गया, रवाई कांड कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। तिलाड़ी नहीं आके जनपद का नाम आएगा तो क्या करोगे? अगर ये प्रश्न नहीं बना कहाँ हुआ, रवाई कांड का संबंध किस चीज़ से है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हुआ किस लिए था। कोई भी कांड है जो ऐतिहासिक उसमें हुए हैं, उसका पहले तो पता होना चाहिए कि वो कब हुआ, दूसरा क्यों हुआ, तीसरा उस कांड को किसी न किसी ने क्या किया होता है, अक्सर आरंभ भी किया होता है। तो जो मेन कैरेक्टर हैं, जो लीड रोल हैं जिन्होंने प्ले किया है उस क्रांति में या उस कांड में, वो किसका हाथ था, वो पता होना चाहिए। फिर अगला जो लास्ट पॉइंट रहता है कि उस कांड से या उससे रिलेटेड जो क्रांति किस कुछ भी हुई है उससे रिलेटेड कोई स्पेशल पॉइंट है जो उसको क्या करता है और चीज़ों से भिन्न बनाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बस इसी के साथ आज के जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने क्या किए, 25 प्रश्न जो विगत प्रश्नों में पूछे हुए हैं वही डिस्कस किए हैं। कोई भी एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं पूछा गया है। ये सभी प्रश्न क्या है, परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैसा लेवल है परीक्षाओं का, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। और जो आपको होमवर्क दिया है प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उसको आप ढूंढें। मैं नहीं कहती हूँ कि आप कमेंट करके कमेंट में बताओ, आप अपने नोट्स पे लिखो या आप बस गूगल करो, आपकी जो मर्ज़ी करो, लेकिन आप होमवर्क की आदत डालो। क्योंकि जब आप सर्च करना सीखोगे, जब आप चीज़ों को ढूंढना सीखोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आने लगेगा पढ़ाई में। आपको क्या होगा, और भी चीज़ों का क्या होने लगेगा, पता चलने लगेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप भी बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे, मैं अपने वीडियो में और एफ़र्ट्स लगाते रहूँगी, इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहूँगी। 30 दिनों की क्लासेस में हम 25-30 करके 1000 से ज़्यादा प्रश्न क्या कर लेंगे, परीक्षाओं के लिए तैयार कर लेंगे। और जब परीक्षा समीप होगी तो आप क्या कर सकते हैं, इनका फटाफट से क्या ले सकते हैं, इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।